क्लास शुरू करें? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साईराम। किस किसने पाठ को घर में मजे से पढ़ा? पढ़ा किसी ने? यस? Yes, ma'am. हाँ, कैसा लगा? मजा आया? Yes, ma'am. चलो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। अच्छा, एक और चीज, 3 बच्चों ने ही कविताएं लिखी है, बाकी भी प्लीज भेजो आप मुझे, है ना। और इसके बाद मैं एक आध गूगल फॉर्म भी देखना चाहती हूँ भेजकर कि आपने कितना रिवाइज किया है या कितनी जानकारी है आपको जो पिछला पढ़ा है, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोशिश ये करूंगी कि पहले मैं भाषा की बात जो है उससे आधारित प्रश्न बनाऊंगी गूगल फॉर्म के लिए। ठीक है, तो आप बता देना नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, मंडे या ट्यूसडे में। ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे को तो ऑफ होगा राखी की वजह से, रक्षाबंधन की वजह से, तो वेडनेसडे को पहले गूगल फॉर्म ही देखते हैं। ठीक, तो Yes, भाषा की बात रिवाइज करके रखना। आप बोलोगे तो 1 to 5 तक की लें, 1 to 6 चैप्टर तक ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 to 5 का ले लेते हैं। मैम इन सब ठीक में है, मैम भाषा की बात ही होगी। हाँ बेटा। मैम जो आप गूगल फॉर्म भेजेंगे मैम उन सब में भाषा की ही बात का आप टेस्ट पेपर बनाइए मैम। भाषा की ही बात लूंगी, है ना, पाठ आधारित लूंगी, पर भाषा की बात से लूंगी। और अगर कुछ और क्वेश्चन आंसर्स का लेना होगा तो फिर मैं वो आपको बाद में बताऊंगी, वो क्वेश्चंस के कैसे लेने हैं, 1 वर्ड होगा या ऑप्शनल होंगे, इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो भाषा की बात क्योंकि ग्रामर है तो इसमें हम 1 वर्ड क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मल्टीपल चॉइस इसलिए कि हिंदी टाइप कर सकते नहीं कर सकते, तो बस राइट रॉन्ग वाला काम रहेगा। ठीक है, तो इस मैम टाइप के लेंगे। चलिए स्क्रीन प्रेस। हाँ यस बेटा, मैम किस चैप्टर से? आप बताइए 1 to 5, क्योंकि इसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन है व्याकरण के, भाषा की बात वाला पार्ट जो है ना, जो क्वेश्चन आता है हमारे हर पार्ट के पीछे देखो भाषा की बात, ये ग्रामर होता है। भाषा की बात जो है वो पूरा ग्रामर है, इसके अलावा फिर ये हम आगे ग्रामर ही करेंगे। ठीक है, और मैं भी चाह रही हूँ कि एक आध टॉपिक्स भी आपको दे दूं, जिससे जो बच्चा प्रेजेंटेशन करना चाहता है वो अपना ग्रामर का फिर प्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, टॉपिक मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी किस किस चीज पे आप बना सकते हो प्रेजेंटेशन, छोटी छोटी प्रेजेंटेशन, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं, छोटी छोटी। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट, स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. yes, ma'am. हाँ, अब चलते हैं हम। पूजा ने रीड कर लिया था, पूजा रीडिंग कर ली थी ना? No, ma'am. नहीं की थी? नंदिनी ने कर लिया था? Yes, ma'am. ओके, निकुंज है क्या? चलिए पूजा, आप पढ़ना शुरू करो। Yes, ma'am. एक मुर्गी दाल के पतीले में छप्पा मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी
पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने की राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भीड़ें आई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। यहाँ तक पढ़ो, दौड़ गई तक। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चांपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बात बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़कावा करती हुई दौड़ गई। हाँ ठीक है, चलो गुड, है ना। तो जैसा हमने उस दिन देखा कि बच्चे बड़े ही कामचोर थे, कोई काम नहीं करते थे, तो उनको अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी काम किया ही नहीं था उन्होंने। तो अब मुर्गियों की जब बारी आई कि उनको उनके घर में भेजना है, तो बच्चों को लगा सबसे सरल काम यही है, मुर्गियों को आसानी से उनके घर में दड़बे में भेजा जा सकता है। और इसकी वजह से उन्होंने, किसी ने छड़ी उठाई, किसी ने बांस की लकड़ी उठाई, कुछ उठाया, और मुर्गियों को डरा कर भगाने की कोशिश की, पर मुर्गियां तो उल्टी सीधी दिशाओं में दौड़ने लगी और सबका सब सत्यानाश हो गया। तो एक मुर्गी ऐसे में, उस दिन हमने देखा कि एक मुर्गी खीर की प्याली में से होते हुए चली गई, ठीक है। अब यहाँ एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मोरी का मतलब है नाली, ठीक है। तो पुराने समय में आप देखोगे ना, तो जो बाथरूम्स होते थे वो बाहर आंगन में बने होते थे, ठीक है। आज भी जो लोग गांव में जाते हैं बराबर देखते हैं पुराने तरीके के मकान बने हुए, वहां आप देखोगे कि ओपन वॉशरूम्स बने रहते हैं जनरली, ठीक है। तो वॉशरूम क्या बोले जाए, बाथरूम जैसे मम्मी वगैरह कपड़े वगैरह धोना हो तो हल्की सी दीवार उठा दी जाती है, या नहीं भी होती है तो टैप जहां लगा होता है, हैंडपंप जहां लगा होता है, वहीं पे सारे काम हो जाते हैं। तो मोरी का मतलब है नाली। तो नाली का जो कीचड़ था मुर्गी के फिसलने से, वहां बैठी मौसी जी के मुंह पर जा पड़ा, ठीक है। और इधर सारी मुर्गियां बेनकेल, नकेल का मतलब होता है जिससे कंट्रोल किया जाता है, जो मुंह, घोड़ों के मुंह में या ऊंट के मुंह में आप देखोगे, या बैलों के मुंह में एक रस्सी डली रहती है, नाक से बंधी हुई रस्सी रहती है। नाक से बंधी हुई रस्सी से क्या होता है कि जब भी वो कुछ इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो उसको खींच दिया जाता है। उस रस्सी को खींचने से क्या होगा, नाक जो है बहुत ही डेलिकेट होती है और इसमें चोट जल्दी लगती है, तो रस्सी के खींचने से उनको चोट लगती है और इसलिए वो सीधे हो जाते हैं। तो बेनकेल मतलब जिसपे कोई नकेल ना हो, जिसको कोई कंट्रोल करने के लिए नाक में कोई रस्सी न डली हो। तो मुर्गियों की नाक में तो रस्सी नहीं थी ना, तो जैसे ऊंट बेनकेल होकर कहीं पे भी दौड़ता है, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि मुर्गियां भी जहां मन आ रहा था वहीं भाग रही थी डर के मारे। तो बेनकेल, नकेल में बे उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो बे से बे नकेल में जोड़कर बेनकेल शब्द बना है। तो चारों तरफ दौड़ रही थी, अब एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी, किसी का भी मन नहीं था कि वो दड़बे में या घर में जाकर बंद हो जाए, उनको बाहर घूमना अच्छा लग रहा था। अब इधर किसी को लगा, कोई कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने सोचा अरे भेड़े भी आ गई हैं, चलो इनको भी खाना खिला दिया जाए, ठीक है। तो ये भी काम हो जाएगा लगे हाथों, उनको भी दाना खिला दिया जाए। अब दाने का सूप बनाया गया। दिन भर की सूखी भूखी भेड़ें
दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब भेड़ चाल बहुत मशहूर है। भेड़े क्या है, एक दूसरे को फॉलो करती है, एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। जो एक तरफ जाती है पीछे वाली उसी की तरफ जाना शुरू कर देती है। फिर अगर पहली वाली कोई गलती करती है तो पीछे वाली भी उसी तरीके से गलती करती चली जाती है। कोई भी अपना रास्ता नहीं बदलते। इसलिए भेड़ चाल, जब ग्रुप में लोग चलते हैं उसको बोला जाता है भेड़ चाल, क्योंकि कोई अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता। वो भेड़ों की भांति एक दूसरे को देखते हुए बस बढ़ते चले जाते हैं। कोई ना सवाल करता है, ना जवाब करता है, ना दिमाग से सोचकर काम करता है। तो अब भेड़ों ने जब अपना खाना देखा तो एक दूसरे के पीछे बस दौड़ पड़ी। दौड़ने की वजह से क्या हुआ, जो सामने आया उस पर चढ़ती चली गई। तो जो जो चीजें थी, पलंग आया, बर्तन आया, सब की सब उसके ऊपर पार करती हुई, जैसे वो उनके सामने बैरियर्स हो, किसी प्रकार की रुकावट डाली गई हो, और वो उसको क्रॉस करने में अपनी शान समझ रही थी। इसलिए अपने जोश में वो भागती हुई चली गई। उन सब से उनको कोई मतलब नहीं था कि पलंग के साइड से होके जाना है कि बर्तन रखे हैं उनके किनारे से होके निकलना है। ऐसा उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको तो खाना सिर्फ दिख रहा था। उनका जो टारगेट था वो केवल खाना था। देखो अपने टारगेट के लिए कितना उन्होंने मतलब मेहनत की होगी। फोकस जो था वो पूरा खाना था। तो खाने को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब तखत पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। इस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। डिजाइन वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे ये गोखरी, चंपा, सलमा सितारे से दुपट्टे को सजाना होगा। तो दीदी के दुपट्टे के बारे में बुआ कुछ बता रही थी कि ऐसी डिजाइन बना लो, वैसी डिजाइन बना लो। किसी का बेटा माइक ओपन है? भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। मतलब अब उन्होंने न देखा कि साफ सुथरा दुपट्टा फैला हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उनको वो गंदा करती हुई आगे बढ़ती गई जहां तक उनको पहुंचना था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो काम बनने थे उस सब के सब बिगड़ गए, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी सीखा हुआ नहीं था। यदि वह यह कार्य सीख कर करते या किसी से पूछ कर करते तो शायद यह काम बढ़ते नहीं बल्कि सिमट जाते और समय से पूरे हो जाते। लेकिन उस दिन तो जैसे लग रहा था कि पता नहीं हर जगह कुछ न कुछ परेशानी आ ही रही थी। चलिए आगे देखते हैं हम फटाफट। चलो कौन पढ़ रहा, प्रांजल? यस मैम। हाँ बेटा पढ़ना शुरू करो। मैम हमारी चांस तो आई नहीं। किसकी चांस नहीं आई? मैम पिंकी। अच्छा पिंकी पढ़ना था, ठीक है कोई बात नहीं, आपने कुछ कहा नहीं इसलिए। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद प्रांजल के बाद आप पढ़ लेना। ओके चलिए प्रांजल। यस मैम। कहाँ से पढ़ना है? ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। जब तूफान गुजर चुका। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधार से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ों शिकारी कुत्तों की तरह गंध सुगंधी सुग, सूंघती सूंघती सुगती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर सो जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर
तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े। वह दालना में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उड़ गई। आप आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कोई जैसे रुई के तरिए को टूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर ही आप उसके मजाक कर रहे हो उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ियों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कल्हाड़ी में झोंक दी। यस, थैंक यू बेटा। अब भेड़ें तो बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, लेखक ने बड़े सुंदर ढंग से इनका विवरण दिया है, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जैसे ये सब आपके सामने हो रहा है। अगर वाकई आप मन से पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़कर समझने में, और खूब अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक फिल्म चल रही है, आप पढ़ नहीं रहे बल्कि ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। तो जब तूफान गुजर चुका तो कैसा लगा, जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों यानी बम फेंकने वालों ने, बम्बार्डमेंट करने वालों ने उधर से छापा मारा हो और फिर आगे बढ़ गई हो सेना की टुकड़ी। अब जहां जहां से सूप गुजरा, सूप को जहां जहां ले जा रहे थे, भेड़ों को खिलाना था क्योंकि, तो सूप की खुशबू से ऐसा लग रहा था भेड़ें शिकारी की कुत्तों की तरह उस खुशबू को सूंघती हुई दौड़ी चली जा रही हैं जैसे अब हमला कर देंगी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, दोनों जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब क्या है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार का उदाहरण दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, जिसको जहां मन करता है वो वहां पे अपने हिसाब से अपना काम करता है। तो जो हज्जन माँ है वो दुपट्टे को ओढ़कर सो रही थी। लेखक बोलते हैं पता नहीं सोए से कौन कौन से सपने देख रही होंगी वो, और भेड़ें उनको भी रौंदती हुई चल पड़ी। जब उनको समझ में आया होगा तो उन्होंने देखा कि मैं तो उलझ गई हूँ दुपट्टे में, क्योंकि एक के ऊपर चलती चली जा रही है भेड़ें। तो मारो मारो चीखने लगी, जिसमें लेखक ने लिखा है कि पता नहीं कौन से सपने में किन महलों की सैर कर रही थी वो। इतने में भेड़ें सूप को भूल गईं, क्योंकि उनको सामने कुछ और खाना मिल गया। उन्होंने देखा कि तरकारी वाली यानी सब्जी बेचने वाली घर पर आई है, और जो रसोईया है, जो खाना बनाने वाला है व्यक्ति, उसको मटर तौल तौल कर दे रही है। दालान मतलब जैसा आपका वरांडा सोच लो या ड्राइंग रूम सोच लो, गांव में ये ओपन होते हैं। पिलर्स के ऊपर एक बड़ी सी लाइन जैसे, मतलब एक शेड जैसा डला रहता है, पूरा मकान जैसे रहता है पर ओपन रहता है, उसमें पार्टीशंस कम से कम होते हैं। तो उसको बोलते हैं दालान, क्योंकि पुराने समय में बाहर के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी, तो इसी बरामदे में उनका स्वागत सत्कार किया जाता था। वहीं पर उसको एक तरीके से ड्राइंग रूम भी आप मान सकते हो, और आमतौर से लोग बाहर से जब आते थे तो वहीं बैठा करते थे। तो उस दालान में वो बाहर की थी, इसलिए वहां से बैठकर वो तरकारी तौल तौल कर दे रही थी। तरकारी में क्या दे रही थी, सब्जी में क्या दे रही थी, तरकारी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, ठीक है, सब्जी के लिए तरकारी का इस्तेमाल हुआ है। तो फलियों को तौलकर जब रसोइयों को दे रही थी तो वो हरी हरी सब्जी भेड़ों को बड़ी अच्छी लगी देखने में, और उनकी शायद वीक पॉइंट भी है, हरी सब्जियां उनको पसंद है। तो उन्होंने अपना जो रुख था वो सूप की जगह कम किया और मटर की फलियों की तरफ ज्यादा। तो मटर की फलियों को देखकर जैसे ही वो उस तरफ आने लगी तो तरकारी वाली खड़ी हो गई अपनी सब्जी बचाने के लिए। उसको पता था इतनी सारी भेड़ें हैं, सब्जी कब खत्म कर जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो
जैसे ही वो खड़ी हुई तो लेखक बोलते हैं कि अगर भेड़ों को मारा जाए तो भेड़ों को चोट नहीं लगती, ऐसा लगता है गद्दे पे हम मार रहे हैं। तो खड़ी होने पर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा भेड़ों ने कि मुझसे तो मजाक कर रही है, और वो उसके ऊपर ही चढ़ बैठी। और थोड़े समय के बाद उसकी तरकारी बिल्कुल नहीं बची, ऐसे लगा कि सारी की सारी तरकारी को पेट की कड़ाही में झोंक दी। सारी इतनी सारी भेड़ें थी, और जितनी भी तरकारी उसकी टोकरी या डलिया में थी, सब की सब भेड़ों ने खा डाली। किसी भी चीज की चिंता नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी तरकारी उस तरकारी वाली की खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। चलो पिंकी। पिंकी। इधर इधर ये इधर ये पहले मच्छी मच्छी थी, उधर दूसरे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वह 4 भैंसों का दूध दुहाने पर छूट गए। धुली धुली बेधुली पलटी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पर पैर पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगड़ी पिछाड़ी बांध अगाड़ी पिछाड़ी, अगाड़ी पिछाड़ी, आ की मात्रा। आगड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुहे लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पायों 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 अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकनी चौकन्नी चौकन्नी को गई छूटकर। जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलाक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल। भी आया हुआ। हम्म। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। वे पलंग की दोनों पाटियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगी। हाँ बस, थैंक यू बेटा। देखिए, अब फिर यही हुआ। यहाँ भी बच्चों ने इतनी गड़बड़ की। गड़बड़ी करने के लिए वो किसी भी तरीके से, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, इस प्रकार का भाव नहीं था कि हम ऐसा करके मजे लेंगे। लेकिन कारण बस इतना ही था कि उनको किसी भी चीज के बारे में बताया भी नहीं किया था, ना इन बच्चों ने कभी देखकर सीखने की कोशिश ही की थी। तो इधर यह प्रलय मची थी। क्या प्रलय की? भेड़ें सारी तरकारी खाने में जुटी पड़ी थी, पूरी की पूरी भीड़ जमा हो गई थी एक तरीके से उनकी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, पर बच्चे अपना काम करने में व्यस्त थे। वो लापरवाह बिल्कुल भी नहीं थे। हर व्यक्ति, हर बच्चा काम करना चाहता था, क्योंकि उनको सुबह सुबह फरमान जारी किया गया था कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। क्योंकि संयुक्त परिवार था इसलिए बच्चे भी अधिक थे। तो सभी को ये डर था कि अगर आज हमने कोई काम करके नहीं दिखाया तो आज का खाना तो गया हमारा, रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। और इसके लिए वो तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। अब वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए, धुली बेधुली बाल्टी लेकर। देखिए फिर, धुली, इसमें बे उपसर्ग लगा, बेधुली। ठीक है,
धुली या बेधुली, क्योंकि बच्चे थे उनको ये नहीं पता था कि बाल्टी धो लेना चाहिए, रात भर की कैसी पड़ी हुई है, उस बर्तनों को पहले प्रयोग करने से पहले, उनका उपयोग करने से पहले हमें धोना चाहिए। तो जिसको जो बाल्टी मिली, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया कि आज तो दूध दुहा जाएगा भैंसों का, किसी काम में तो हम मदद करें। सो वो बाल्टी लेकर दूध दोहने चल पड़े। अब भैंस जैसे एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। ये जो हमारे गाय बैल भैंस वगैरह होते हैं, ये जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। इनको पता होता है कि किसके साथ में कैसा रिएक्शन देना है, प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने उसको शायद परेशान कर दिया होगा या इतनी सारी भीड़ देख के वो परेशान हो गई होगी, तो उसने बाल्टी को लात मारी और दूर जाके खड़ी हो गई, समझने लगी। अब बच्चों ने प्लान किया, अच्छा भैंस के अगर पैरों को बांध दिया जाएगा, आगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे के पैर, पिछाड़ी मतलब पीछे के पैर, अगर बांध दिया जाए तो ये हिल ही नहीं पाएगी और फिर दूध निकाल लिया जाएगा, आराम से दूध दूहना आसान हो जाएगा। बस किसी ने ये सजेशन दिया और दूसरे दौड़कर झूले की रस्सी उतार कर ले आए और भैंस के पैर बांध दिए। अब क्योंकि बच्चे थे जिनको ये समझ नहीं आया कि पैर किससे बांधे जाने चाहिए, पैर यूं तो आपस में ही बांध दिए जाते हैं। अगर आपने 3 लेग रेस खेली हो, कभी खेली है कभी किसी ने 3 लेग रेस? 2 बच्चे दौड़ते हैं और 3 पैर हो जाते हैं, दोनों बच्चे का एक एक पैर एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है, 3 लेग रेस बोलते हैं इसको। तो भैंस के अगर दोनों पैरों को एक साथ बांध दिया जाएगा तो चल ही नहीं पाएगी वो। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ बांधे कहाँ बांधे, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने भैंस के दोनों पैरों को चाचा जी की चारपाई के पैरों से बांध दिया। चारपाई के जो पाए थे, जो चारपाई के पैर थे, 2 पैरों से उसके 2 पैर बांध दिए कि अब ये हिलेगी नहीं, चारपाई तो बड़ी भारी है, ठीक है। और अगले 2 पैर बांधने की कोशिश कर रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई, हो गई नहीं है, हो गई है, ठीक है, पाठ में मिसप्रिंट है। तो भैंस को एकदम से होश आया कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे पैर बांध रहे हैं। बस आगे के पैर उसने बांधने ही नहीं दिए और वो तो जो दौड़ी, तो दौड़ने में क्या हुआ, चाचा जी की जो चारपाई थी वो भी साथ साथ दौड़ने लगी। भैंस जहां जहां जाती चारपाई पीछे पीछे चलती, ठीक है। अब चाचा जी बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। जब उनको भैंस के द्वारा चारपाई हिलती हुई नजर आई तो पहले तो उन्होंने सोचा मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन जब चारपाई का हिलना बंद नहीं हुआ, घबरा कर उठे तो देखे कि चारपाई तो दौड़ी चली जा रही है जिसपे वो सो रहे हैं। और वो कब उनको समझ में आया, जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर, पानी जो है धक्का लगने से उनके ऊपर गिरा। तब उन्होंने सोचा शायद आंधी तूफान आ गया है, क्योंकि गांव में जब लोग आंगन में सोते हैं, बारिश का समय होता है और कभी मान लो क्योंकि उमस बहुत ज्यादा होती, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे समय में जब बाहर सोते हैं तो रेडी रहते हैं, बारिश आती है वैसे ही वो अंदर घुस जाते हैं, फिर बारिश बंद हुई फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये अक्सर बहुत समय तक वो करते रहते हैं जब तक कि पानी एकदम जबरदस्त नहीं गिरने लगता, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं, सबके घर में एसी फैन नहीं होते और कई बार इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है, तो लोग आंगन या छतों पर ही सोना ज्यादा उचित समझते हैं गर्मी से बचाव के लिए। तो जब उनके ऊपर पानी गिरा तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद आंधी तूफान आ गया, बारिश हो रही है और साथ में भूचाल भी आया, अर्थक्वेक भी आ गया है, इसलिए मेरा पलंग हिल रहा है, मेरी चारपाई हिल रही है। लेकिन जैसे ही उनको नींद से थोड़ा उठकर वो देखते हैं चारों तरफ, तो उनको असली बात का समझ में आता है कि ये रात नहीं है, दिन है और ये बच्चों की वजह से है। तो चारपाई पे उन्होंने ऐसे कस के पकड़ लिया कि भाई पता नहीं, भैंस का भरोसा नहीं है, कहाँ कहाँ दौड़ेगी और मैं गिर ना जाऊं कहीं। तो उन्होंने दोनों पायों को, चारपाई को, जो उसके साइड साइड में पटिए होते हैं जिससे चारपाई बिनी जाती है, उन पटियों को कस के पकड़ लिया
और इन बच्चों को बुरा भला कहने लगे कि भाई इनको किसने काम दे दिया इस प्रकार का, ये तो मेरी जान लेकर ही मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी, चारपाई को कस के पकड़े हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ने ये गजब ढाए। पूर्ति पढ़ना है क्या? यस मैम। हाँ बेटा, शब्दों को ना बड़े ध्यान से देखिए कि मात्राएं किस प्रकार से हैं। ठीक, तो आपको एहसास होगा, जब तक आप उसमें फोकस नहीं रहेंगे ना, तो हमारे शब्द क्या होते हैं, उल्टे सीधे हो जाते हैं। जब आप एक शब्द को पढ़ते हो तो उसको देखना भी बड़ा जरूरी है कि शब्द लिखा कैसे गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह ब, यहाँ यहाँ बड़ा हम्म, यहाँ बड़ा मजेदार था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओ, एक भूल हो आहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खुला नहीं नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल छूट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी और गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियां भेड़े टूट गए। तसले, बाल्टियों, लोटे कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में भुकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी बाली से आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए आगरा, आगरा। आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यह तो बच्चा राज कायम कर लो आया। या अब मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल। मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज पर हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पीएंगे। हाँ किस्मत चुगता। हाँ, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ पे तो भैंस का दूध दुह नहीं पाते हैं और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। तो एक को ख्याल आता है, अरे उसके बच्चे को तो छोड़ा ही नहीं था हमने, तो हम दूध कैसे दो सकते हैं। तो दूध दोहने के लिए जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आता है, तो फट से एक बच्चा जाकर बछड़े को खोल देता है, ताकि वो अपनी माँ के पास आ जाए और भैंस दौड़ना बंद कर दे। और उनकी युक्ति जो थी, उनके जो ये आइडिया था, वो काम कर जाता है। भैंस रुक जाती है दौड़ने से। अभी तक वो क्यों दौड़ रही थी, क्यों दौड़ रही थी? हम्म, अध्याशा, क्यों दौड़ रही थी भैंस? उसे दूध नहीं मिला था मैम, क्योंकि उसे दूध नहीं मिला था। तो भैंस क्यों दौड़ रही थी? ओ मैम, बहन। मैम क्योंकि उसके पीछे बच्चे पड़े हुए थे। हाँ, उसके पीछे बच्चे पड़े हुए थे, डर सी गई थी।
ठीक है, इतने मैम सारे बच्चे एक साथ, तो डर गई थी, घबरा कर दौड़ रही थी। ठीक है, और घबराहट में जैसे आपके पीछे कोई पड़ जाता है बार बार एक ही सवाल एक ही चीज, तो आपको बड़ा इरिटेशन होता है। ऐसे ही भैंस को भी तो इरिटेशन हो रही होगी कि इतने सारे एक साथ। तो इसलिए वो दौड़ती चली जा रही थी, और दूसरे उसके पैर बांध दिए थे उन्होंने। तो पैर बांधने से भी वो परेशान हो रही थी, इसलिए अपने आप को छुड़ाने के लिए, जैसे वो कहीं फंस गई हो, वो दौड़ती जा रही थी। लेकिन अपने बच्चे को देखते से ही वो रुक जाती है, उसने खुरों को ब्रेक लगा लिए। अब बछड़ा अपने काम में जुट गया। ठीक है, अब ये सारे बच्चे सोचने लगे कब हम दूध दूहेंगे, कब दूध दूहेंगे। अब बाल्टी तो किसी के पास थी नहीं, क्योंकि बाल्टी को जब लात मारी गई थी तो वो गोबर में जा गिरी थी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी दूसरी बाल्टी ले आए, तो किचन से वो ग्लास कटोरे ले आए कि कुछ दूध हमें मिल जाएगा। अब बछड़ा फिर भागी हो गया। बागी होना मतलब बगावत करना, विद्रोह कर देना। ठीक है, कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, लेकिन किसी के भी बर्तन में पूरी तरीके से दूध नहीं आ पाया। अब कुछ भी उनको नहीं मिला, उस दिन दूध भी नहीं मिला। घर में तूफान खड़ा हो गया। ठीक है, जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, बच्चों को भगाया गया कि रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है काम करना। मुर्गियों को बाग में हकाया गया, मतलब मुर्गियों को बाग की तरफ भगाया गया। मातम सा मनाती, मातम मतलब किसी का शोक मनाना, मातम का मतलब होता है शोक। क्योंकि तरकारी वाली की सारी सब्जियां उनकी भेड़ें खा गई थी, इसलिए वह भी ऐसे बड़ी दुखी मन से, जैसे कुछ हो गया हो, शोक मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। घर में सबने समझाया कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा वैसा, उसको शांत किया। और अम्मा ने आगरा जाने के लिए सामान बांधना शुरू किया, क्योंकि अम्मा सुबह से बच्चों की यह परेशानियां, इन सब चीजों को देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, और अम्मा की परेशानी को बार बार बढ़ा रहे हैं। तो अम्मा अल्टीमेटम देती हैं पिताजी को कि या तो मुझे रख लो, या फिर बच्चों से ही काम करवा लो, बच्चों का राज कायम कर लो, या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं मायके चली। अम्मा ने ये चुनौती दे डाली पिताजी को। अब पिताजी तो घबरा गए, अम्मा चली जाएंगी तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो अब अम्मा ने अब्बा ने अब सबको कतार में खड़ा कर दिया। अभी शुरू में जब हमने कहानी पढ़ी तब देखा कि अब्बा ने सारे बच्चों को यह फरमान सुनाया कि घर के काम आपको करने पड़ेंगे, सबकी मदद करनी पड़ेगी, और काम भी गिना डाले थे। और जो काम नहीं करेगा, बैठे बैठे खाने की कोशिश करेगा, उसका खाना बंद। इस चक्कर में बच्चे भाग भाग कर काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो खाना खाना चाहते थे। लेकिन जब इतनी सारी चीजें हो गई, सारे काम बिगड़ गए, तो पिताजी ने फिर पूरी बटालियन, किसकी बटालियन थी वो, बच्चों की, बच्चों की पूरी बटालियन, पूरी टुकड़ी को फिर बुलाया और सबको लाइन में खड़ा करके खूब अच्छे से डांट लगाई। डांट लगा के क्या कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। अब क्या बोला कि अगर कोई काम अगर आप करोगे तो मैं खाना नहीं खा सकते आप रात का फिर। अब बच्चे बेचारे बड़े परेशान, क्या करें और क्या ना करें, बड़े ही उलझे हुए थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी बोलते हैं काम करोगे तो खाना मिलेगा, कभी बोलते हैं काम करोगे तो नहीं खाना मिलेगा। तो इसलिए इन बड़ों को तो किसी भी तरीके से शांति नहीं है। जब हम काम नहीं करते तो पीछे पड़े रहते, काम करो काम करो काम करो, कुछ करते नहीं हो, बैठे रहते हो। और जब काम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि काम किया तो खाना नहीं देंगे, काम बिगाड़ देते हो बिगाड़ देते हो। तो हम क्या करें आखिर। इसलिए सारे बच्चों की पलटन ने, फौज ने यह निश्चय कर लिया कि अब कोई कुछ भी कहेगा, हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब हम जहां बैठे हैं हम उसी प्रकार से पड़े रहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, हम अपने आप को अब किसी भी कीमत पर नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो
इस प्रकार से जो ये कहानी है खत्म होती है, लेकिन ये हमारे समाज का आईना है और समाज में भी उस बड़े वर्ग का या फिर संयुक्त परिवार का जहां पर काम करने के लिए ढेरों लोग मौजूद होते हैं। जब बहुत सारे लोग घर में रहते हैं ना, तो बच्चों का काम करने का कोई मौका ही नहीं होता है। बच्चों को सब छोड़ देते, ठीक है बड़े बड़े हैं कर लेते हैं। बच्चे कब इंडिपेंडेंट होते हैं? जब उनको अकेले रहना पड़ता है, उनको अपने काम देखने पड़ते हैं। आमतौर पे जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं ना, तब बहुत कुछ सीखते हैं। हॉस्टल्स में या कैंप्स में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं तो कभी हॉस्टल गई नहीं हूँ, इसलिए मैंने सारे काम यहीं आकर सीखे हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके। पर हॉस्टल जाने का अवसर मिले तो हॉस्टल जाना उसी काम के जैसे है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है या आत्मनिर्भर बनाता है। आप अपने डिसीजंस भी खुद लेते हैं और आप भी सफरर भी होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर काम अच्छा हुआ तो ये आपकी काम की वजह से, और अगर आप किसी परेशानी में आए तो भी आपके डिसीजंस की वजह से, आपके निश्चय की वजह से, आपके जो आपने जो निर्णय लिए हैं उनकी वजह से। तो तब हम सोचने समझने में बिल्कुल कुशल होने लगते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो मौका मिले तो घर में का मौका कभी मत गवाइएगा। मम्मी के साथ रह के, पापा के साथ रह के थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम करना सीखिए, जिससे कि हमारी स्थिति ऐसी ना हो जैसे इस कहानी में इन बच्चों की हुई थी, और घर वाले हमसे कभी नाराज ना हो। अगर कभी मदद करने का मौका मिले तो हम भी यह दिखा दे कि काम अपने को आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी खत्म हुई। आपके कुछ एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं, आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस आगे देखेंगे। मैंने इसकी कुछ एक पिक्चर्स भी डाली है, बुक की पिक्चर्स है, और हो सकता है कि मैं आपको दिखाकर मैं पूछूं कि इसको एक्सप्लेन करो, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। ठीक, तो वो अगले सेशन में करेंगे हम। ठीक, तैयार रहिएगा और भाषा की बात से भी तैयार रहिएगा। पहले के 5 चैप्टर्स की भाषा की बात के सवाल हल करके रखना, उस पे आधारित प्रश्न ही दूंगी मैं। ठीक, यस मैम। ठीक है। हाँ, चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। आंखें बंद। शांति शांति शांति। साईराम। सायरा मैम। जो कविता मैंने आपको लिखने के लिए दी है, टाइप्ड फॉर्म में दोगे तो और भी अच्छी बात है। वैसे कॉपी वाला भी आप भेज रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उम्मीद करूंगी 2-1 दिन में सभी लिखने की कोशिश करके मुझे भेजें। मैं उसको एसेस कर रही हूँ, मार्क्स दे रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज उसको जरूर भेजें। 8 लाइन लिख सकते हैं आप, आज की परिस्थितियों को भी लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लीव कर लीजिए क्लास। सायरा मैम। साईराम बेटा, साईराम। सायरा मैम। साईराम।